Amazon 2 में नेचुरलिस्ट मैनुअल फेरिरा लागोस को ऐसे ही नॉर्मल डिस्कवरीज करते हुए एक दिन एक 10 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, जिसका इंग्लिश टाइटल था हिस्टोरिकल रिलेशन ऑन ऑफ एन ऑल्ट लार्ज वेरी ओल्ड सेटलमेंट विद नो इनहैबिटेंट्स दैट वाज फाउंड इन द ईयर 1753। मैन्युस्क्रिप्ट 512 के नाम से नेशनल लाइब्रेरी ऑन ऑफ ब्राजील में रखवा गई। इस मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर यह डिटेल दी गई थी कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में 1753 में कुछ बैंड रेंटर्स आसान भाषा में, जिन्हें आप कॉलोनियल ब्राजील के दौर के एक्सप्लोरर मान सकते हैं, उनके द्वारा बाहिया ब्राजील में एक लॉस्ट सिटी को खोजने की और उसकी डिटेल्स बयां करने की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। अब देखो, इतिहास में ऐसे डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट्स की कमी नहीं है जो कि लॉस्ट सिटीज के किस्से सुनाते हो, मगर इस खोज के करीब 80 साल बाद यह डॉक्यूमेंट कॉलोनल पर्सी हैरिसन फॉसेट को मिला, जिन्होंने इस शहर की खोज में अपने आप को झोंक दिया ही कॉल्ड इट द लॉस्ट सिटी ऑफ जी, जिसे आप में से बहुत से लोग एल्डोराडो के नाम से भी जानते होंगे। सन 1920 में वह पहली बार इस शहर की खोज के लिए निकले थे, मगर रास्ते में बुखार आने के कारण वह वापस आ गए। लेकिन इससे भी उनका जोश टूटा नहीं, क्योंकि 5 साल बाद यानी कि साल 1925 के आसपास उन्होंने अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रेली रिमेल के साथ वापस से एक्सपीडिशन में निकले, मगर इस बार उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अब साल 1541 में गोंजालो पिजारो ने भी अमेजन के जंगलों में एल्डोराडो को ढूंढने की कोशिश की थी, वो भी 340 लोगों की अपनी क्रू के साथ, मगर कुछ समय बाद उनके क्रू की हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब इन कहानियों के अलावा इस शहर को फिजिकली आज तक कभी भी देखा नहीं गया है, जिस वजह से इसे कई बार एक मिथ की तरह भी ट्रीट किया जाता है। मगर दोस्तों, अमेजन के जंगलों में अब एक ऐसे मैसिव शहर को खोजा गया है जो शायद एल्डोराडो से लेकर किसी भगवान के बेस तक कुछ भी हो सकता है। कैसे? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाय, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ऊपर करीब 650 फीट की ऊंचाई से लाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एज नोन एज लाइडर का इस्तेमाल करते हुए amazononline.in जाएगा। हालांकि यह सिविलाइजेशन का एडजस्ट करना भी उतना शॉकिंग मैटर नहीं है जितना शॉकिंग मैटर यहां पर पाए गए रूइज का शेप है, क्योंकि जनरेटर इमेजेस के अकॉर्डिंग इन अर्बन सेंटर्स पे पिरामिड्स मौजूद थे, जो न सिर्फ सिविलाइजेशन को और ज्यादा अर्बनाइज कर देते थे, बल्कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से और ज्यादा मिस्टीरियस भी बना देते हैं। अब इस जगह की लाइडर मैपिंग से लिए लोकेशन और आर्किटेक्चर के हिसाब से इन रून्स के बारे में 2 चीजें पता लगाई गई है। पहला तो यह कि ये रुस कासारेप कल्चर के दौर के थे, जो इस रीजन में 500 से 1400 एडी के बीच रहा करते थे, और दूसरा यह कि उस दौर के हिसाब से अमेजोनियस को जिस तरह से सोचा जाता था, ना इसके रुस उस इमेजिनेशन से काफी ज्यादा एडवांस पाए गए थे। बटीमैक्स क्लासिक आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक है। वो हमेशा से कई पुराने आर्कियोलॉजिस्ट के साथ इसी आइडिया को प्रपोज करती रही है कि अमेज़न 2 इतनी फिट नहीं है कि वो एक सिग्निफिकेंटली लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल कर सके। ऊपर से यहाँ के ट्रेडिशनल पॉइंट ऑन ऑफ व्यू को देखते हुए हमेशा से यही अर्ग्यू किया जाता रहा है कि यहाँ काफी पिछड़े हुए इंजीनियस ट्राइब के लोग ही रहते होंगे, जिनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ सिर्फ शिकार करने और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल तक ही सीमित रही होगी। लेकिन ये खोज और इसके साथ लियानो दे मक्सस के एग्रीकल्चरल रिमेन्स इस बात के साफ सबूत थे कि यहाँ पर रहने वाले लोग अपने आप में एक सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहे थे, जो मॉडर्न डे आर्किटेक्चर जैसे कि पिरामिड्स एंड कनाल्डा। सबसे मजेदार हिस्सा तो हमें इस रीडिंग की पूरी इमेजरी में दिखता है। इसमें जिन एरियाज को आप ग्रीनी और रेडिश हाईलाइट में देख रहे हैं ना, वो एरियाज दिखा रहा है कि उस हिस्से में कितना आर्किटेक्चरल रुन पाया गया है, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने उन एरियाज की पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करी थी, विच रेंज्ड बिटवीन 70 to 150 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यह वैल्यू उतनी भी कम नहीं है, क्योंकि इसे अगर हम रशिया, मंगोलिया और ग्रीनलैंड की कंबाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी से भी कंपेयर करें, तो भी ये फिगर उस कंबाइंड फिगर से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा निकलता है। अब इस इमेजरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कुछ ही ऐसे शहर हैं जो अजन बेसन से जस्ट सटे हुए हैं, मगर एक एरिया ऐसा भी देखा जा सकता है जो नदी से काफी दूर है। अब उस एरिया में भी पानी की सप्लाई ना रुके, इसके लिए यहां तक ढेर सारे कनाल और रोड्स तक क्रिएट करे गए हैं,
और जिनके रिसेंट एविडेंसेस आज भी हमें यहां पर एक्सकवेशन के दौरान मिलते रहते हैं। अब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो यहां का नेटवर्क और आर्किटेक्चर भारत के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि मुंबई वगैरह से भी कुछ कुछ मामलों में बेटर था, और इसके बहुत हाई चांसेस है कि इन लोगों के पास कॉस्मो या इवन साइंस को लेकर ऐसी एंसिटिटाइट पाए जाते हैं ना, उन इलाकों के पास एस्ट्रोनॉमिकली मार्वेल या उनकी हायरोग्लाइफ्स में साइंस स्टफ कावड़ रहा है। अब उदाहरण के लिए ग्रेट इजिप्शियन पिरामिड्स को ही देख लीजिए, विच मीन्स यहां के भी लोग साइंस के मामले में हो सकता है काफी एडवांस्ड रहे हो। मगर इन सभी फैक्ट्स के बाद ऐसे में अभी भी इस जगह को लेकर दो सवाल आते हैं। पहला तो यह कि जब ये लोग आर्किटेक्चरल इतने फ्लोरिश्ड थे तो ये सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट कैसे हुई, और दूसरा ये कि वो अमेजॉन सॉइल जिसको हमेशा से बैरन माना जाता है, उसने एक एग्रेरियन सोसाइटी को कैसे सपोर्ट किया। और अब मेरे दोस्त, हम इन दोनों ही सवालों का इत्मीनान से जवाब देने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, amazononline.in। फिर सवाल ये आता है कि यहां के लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे किया। एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, पहले तो वो स्लैश एंड चार टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसके प्रोसीजर में वो लोग क्लियर्ड वेजिटेशन को धीमी आंच में जलाकर उसके द्वारा क्रिएट होने वाले चारकोल को एक बंद एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते थे। कुछ इस तरह से अब इस तरीके की मदद से चारकोल हवा में रिलीज होने की बजाय सॉइल में मिक्स हो जाता था, इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। अब एक और चीज जो यहाँ के लोगों के हायर इंटेलेक्ट को दिखाती है, वो है यहाँ की फर्टिलिटी के लिए यूज किए गए मिक्सचर्स। देखो, सॉइल सैंपल्स बताते हैं कि यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को मैन्युअली इंक्रीज करने के लिए उस वक्त के लोग इसमें ऑनऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि ब्रोकन पोट्री हड्डी के चूरे खाद और बचे हुए खाने को मिलाया करते थे, ताकि उसका कंपोजिशन और फर्टाइल और बैलेंस किया जा सके। अब इस प्रोसीजर को कई सालों तक रिपीट करने के बाद वहां के लोगों ने मैन्युअली एक ऐसे सॉइल को क्रिएट कर ली थी जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट भी फर्टाइल रहा करती थी। इसीलिए इस सॉइल को भी एक अलग नाम दिया गया था, जिसका नाम था टेरापे। अब दोस्तों, आखिर में यह सवाल आता है कि जब यह सिविलाइजेशन इतने एडवांस थे, इतने उन्नत सभ्यता के लोग थे, तो आखिर ये आज एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? आखिर वो विलुप्त क्यों हुए और कहां हुए? अब देखो, इनके एक्सटिंक्शन को लेकर दो कारण दिए जाते हैं। पहला तो ये कि इस एरिया के आसपास के वोल्कानिक इरप्शन की वजह से इस सोसाइटी ने डिस्ट्रक्शन फेस किया। मगर दूसरा कारण जुड़ा है इसके इतिहास से। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट जनरेशन यूरोपियन कॉलोनियल यहां 16वीं सेंचुरी के आसपास आए थे, तो वो अपने साथ ढेर सारे डिजीज भी लेकर आए थे। अब चूंकि मैक्सिमम इंजीनियस पॉपुलेशन इस डिजीज से इम्यून नहीं थी, इसीलिए हो सकता है कि इन अर्ली यूरोपीय के कांटेक्ट में आने की वजह से उन लोगों के बीच बीमारियां जैसे कि चिकन पॉक्स मिसलेस फैल गई हो, जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन सरवाइव ना कर पाई हो और उसकी डेथ हो गई हो। अब रही बात बाकी बची पॉपुलेशन की, तो वो भी आइसोलेटेड हो क्या ही करती, इसलिए बाकी बचे लोग या तो स्कैटर्ड हो गए होंगे या फिर आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से मर गए होंगे, एट लास्ट लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑन ए वेरी वेल फॉर्म्ड सिविलाइजेशन। हालांकि दोस्तों, आपके हिसाब से क्या यह शहर एल्डोराडो ही था या इसके पीछे कोई और मिस्ट्री है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आप एल्डोराडो के बारे में नहीं जानते तो नीचे कमेंट में बताना। अगर आपके कमेंट ज्यादा हुए तो मैं एल्डोराडो सिटी के बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि आखिर एल्डोराडो कौन सा शहर है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय जय।